बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हैं? अच्छा। कौन है जी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और आज हमारा सबक नंबर 5 शुरू होगा। चैप्टर वाइज देखा जाए तो चैप्टर नंबर 5 है हमारा, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद होगा क्लास 10 के अंदर भी आपने इस टाइप का चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। ठीक है जी। अब उसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया, थोड़ा और उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, टॉपिक्स की कुछ नई चीज़ें लेकर आई गई हैं और कुछ चीज़ें वही हैं जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ी थी। जैसे आपको याद होगा कि आपने क्लास 10th में अलग अलग बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म पढ़ी थी, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और जॉइंट स्टॉक कंपनी, और आपने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये 5 आपने बड़ी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लास 10th में भी पढ़ी थी। यहां पर जो हम मेनली पढ़ेंगे, जो मेनली फोकस करेंगे जिस फॉर्म पर, जिस किस्म पर, वो है कंपनी। तो यहां पर हम कंपनी के लिहाज से ज्यादा चीजें पढ़ेंगे, तो आप थोड़ी सी तवज्जो रखें यहां पर। तो पहला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने जो बन रहा है वो सिंपल सा है, बेटा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? तो हमने कहा जी देखो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक बिजनेस की किस्म है। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हम किसे बोलते हैं, कंपनी किसे बोलते हैं हम? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक आर्टिफिशियल शक्ल होती है। अच्छा जी, और इसके अंदर क्या होता है भाई? कंपनी जो होती है इसकी खासियत ये होती है कि ये एक आर्टिफिशियल अफराद की तरह काम करती है। इसकी अपनी कॉमन सील होती है, यानी जैसे एक इंसान साइन करता है किसी भी चीज को अप्रूव करने के लिए, ऐसी कंपनी की भी अपनी एक कॉमन मोहर होती है। और ये कानून के जरिए चलाई जाती है। तो हमें कंपनीज एक्ट 1956, ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत चलाई जाती है जो भी कंपनी चलती है। तो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल अफराद है जो कानूनी तरीके से चलाया जाता है। इसके अंदर आपकी इंटरफेरेंस नहीं होगी, ये बिल्कुल कंपनी जो है वो कानून के मुताबिक, जो कंपनीज एक्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये चलाई जाती है। सारी चीजें उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग होती है। देखिए यहां पर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी या महज एक कंपनी अफराद की एक रजाकाराना एसोसिएशन होती है, जिसकी तश्कील आम तौर पर कुछ बड़े कारोबारी सरगर्मियों को इख्तियार करने के लिए की जाती है। ये कानून की रौ से कायम की जाती है और कानून के जरिए ही तहलील हो सकती है। कंपनी का एक अलहदा वजूद होता है। अगर इसको किसी मेंबर की मौत भी हो जाए तो भी कंपनी का वजूद कायम रहता है। जो बातें मैंने आपको शॉर्ट में बताई वही सारी बातें हैं। क्या है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल अफराद की तरह काम करता है, जैसे एक इंसान है ऐसे ही कंपनी नेचुरल पर्सन तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बनाया गया अफराद है। अच्छा जी, ये पूरे तौर पर कानून यानी लीगल तरीके से चलाया जाता है। उसके लिए आपके पास कंपनीज एक्ट है 1956, उसके बाद 2016 कंपनीज एक्ट के तहत ये चलाया जाता है। यानी इसका फॉर्मेशन, इसका वजूद, बनना भी कानून के हिसाब से है और इसका क्लोजर यानी इसका बंद होना भी कानून के हिसाब से ही होता है। चलो भी ये बात भी समझ में आ गई। और कंपनी जो है वो अपने डायरेक्टर से अलहदा है, यानी यहां पर जो है कंपनी की क्या कहते हैं, परपैचुअल सक्सेशन। कंपनी को
बढ़ने से, घटने से या किसी डायरेक्टर या किसी की डेथ होने से फर्क नहीं पड़ता। और कंपनी की अपनी एक मोहर है, जो मैंने आपको वर्ड बताया उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन सील। जैसे एक इंसान काम करता है और उसके अप्रूवल के लिए वो क्या करता है, जैसे मैंने आपसे कहा भाई ये चीजें तय हो गई, ठीक है जी, आप इसको हामी भर दो, तो आप कहेंगे ठीक है मैंने साइन कर दिया, इसका मतलब मैं राजी हूं इस चीज पे। तो ऐसे ही कंपनी की अपनी कॉमन सील, जिसको आप मोहर कहते हो, वो मोहर होती है जिससे कंपनी अपने डिसीजंस लेती है। तो मेरे भाई टॉपिक बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि कंपनी का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा टॉपिक है। 10th क्लास के अंदर हमने कोई ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ा था, लेकिन यहां पर अब उसकी थोड़ी डिटेल रहेगी। तो कंपनी के बारे में आप थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखेंगे, ठीक है। पूरे तौर पर कंपनी कानूनी कार्यवाही के तहत चलती है और ये अपने डायरेक्टर से अलहदा रहती है। अब क्वेश्चन यहां पर सीधा सीधा आ रहा है आपके पास, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, यानी कंपनी की पूंजी। भाई सीधा सीधा सा काम है, आपको काम चलाना है कंपनी का। हाँ जी, तो भाई अपना सरमाया तो कम ही रह जाता है ना, तो हमें कुछ सरमाया बाहर से भी लाना पड़ेगा। और बाहर से जो आप लोगों से पैसा लेते हो अपनी कंपनी के लिए, उसी को शेयर्स कहते हैं। याद होगा आपको कि आप अपनी कंपनी की जो पूरी कैपिटल है यानी पूंजी है, उसके छोटे छोटे हिस्से कर लेते हो, जिनको शेयर्स कहते हैं, और मार्केट में वो शेयर लॉन्च करते हो, जिससे लोग उन शेयर्स को खरीदें और लोग आपकी कंपनी में हिस्सेदारी ले लें। इस तरह से आप बाहर से लोगों से अपनी कंपनी के लिए पैसा लेते हो और वो पैसा फिर आप अपनी कंपनी के अंदर लगाते हो और अपना काम शुरू करते हो। यहां पर आ गई जी जॉइंट स्टॉक कंपनी की खुसूसियात। ये क्लास 10th के अंदर भी पढ़ी गई थी, सेम ही रहेंगी। मसनूई फर्द यानी आर्टिफिशियल पर्सन, मैंने अभी आपको बता दिया है कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी इस मायने में एक मसनूई फर्द है, इसे कानून के जरिए तख्लीक किया गया है और ये कुदरती फर्द के मादी और साफ नहीं रहती। ठीक है जी, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, ऐसा तो कुछ नहीं कर सकती जो एक नेचुरल इंसान कर सकता है, लेकिन फिर भी ये एक कानूनी हैसियत रखती है। पॉइंट नंबर 2 खुसूसियात के अंदर तश्कील है। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की तश्कील में वक्त लगता है, यानी इसकी तश्कील करना आसान काम नहीं है। इसमें काफी कानूनी कार्रवाई होती है और उसको बनाने में काफी दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर 3 अलहदा कानूनी हैसियत। तो कंपनी को बनाने के लिए एक कंपनी का अपना ही एक कानून है, जिसको कंपनीज एक्ट कहा जाता है। ठीक है जी, और याद रखिएगा ये अलहदा कानून हैसियत इसलिए है क्योंकि ये अपने फर्द से अलग है। हाँ जी, ये अपने फर्द से अलग है। फिर ये आ गई मखसूस मोहर, जिसको मैंने अभी आपको बताया कॉमन सील। चूंकि कंपनी का कोई भी मादी या जिस्मानी वजूद नहीं है, लिहाजा ये अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जरिए काम करती है, लेकिन उन सब के जरिए किए जाने वाली मुआहदे कंपनी की एक मखसूस मोहर के तहत किए जाते हैं। डिसीजन डायरेक्टर ही लेंगे, लेकिन कंपनी का वो कह रहा है अपने एक वजूद है, तो कंपनी कोई भी चीज अप्रूव करेगी तो वो एक कॉमन सील यानी एक मोहर लगाएगी। दायमी वजूद का मतलब साफ है कि कंपनी के डायरेक्टर में से अगर किसी की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कोई कंपनी छोड़ गया, तो कंपनी बंद नहीं होगी। तो ये अपने मेंबरान से, उनकी डेथ से, उनके दिवालिया होने से काफी बरी है। तो कंपनी में मुसलसलियत काफी हद तक पाई जाती है। अगली खुसूसियात में देखेंगे तो मेंबरान के महदूद दवाजबात, यानी कारोबार की कंपनी शेयरों में लोगों को चूंकि महदूद वसाइल और वाजिबात की सहूलत पेश करती है, इसलिए शेयरों में अपनी रकम लगाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद को ये अपनी तरफ खींच सकती है। मेंबर के वाजिबात इसके हामिल शेयरों की रकम की हद तक महदूद होते हैं, यानी आप बाहर के लोगों को इनवाइट करते हो कि आप आइए मेरी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी लीजिए, वो लोग आपकी कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं, लेकिन आप वो हिस्सेदारी एक महदूद तरीके तक ही रखते हो। तो मेंबरान जो है आपके वो एक महदूद वाजिबात तक ही रहते हैं। अगला पॉइंट बहुत आसान सा है, शेयर की मुंतकली। तो हमारे पास कंपनियों के अंदर 2 किस्म की कंपनी होती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी में शेयर की मुंतकली नहीं होती। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स अपने डायरेक्टर्स के पास ही रखती है, वो अपने शेयर्स बाहर नहीं ट्रांसफर कर सकती।
लेकिन पब्लिक कंपनी के केस के अंदर वो अपने शेयर्स पब्लिक को दे सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, अपने मालिकाना हक पब्लिक को ऑफर कर सकती है। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स की मुंतकली नहीं होती, पब्लिक कंपनी में शेयर्स की मुंतकली होती है। ये बात आपको याद रखनी है। मेंबरशिप, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तश्कील के लिए कम से कम 2 मेंबरों की जरूरत होती है। यहाँ पे ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है जी। जबकि प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सूरत में 7 मेंबरों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर याद रखिए कि अगर एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं तो कम से कम 2, और अगर आप कोई प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बनाते हो तो मिनिमम आपको 7 लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो आपके साथ डायरेक्टर्स होंगे। ज्यादा की तादाद की कोई लिमिट नहीं है। जमहूरी मैनेजमेंट, आप जानते हैं कि मुख्तलिफ ज़मरों और मैदानों के लोग कंपनी की पूंजी में अपना इश्तराक करते हैं, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि कोई एक शख्स इसका काम संभाले। तो इसकी देखभाल के लिए पूरी बाकायदा एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जो कंपनी को मैनेज करने का काम करती है, जिसमें अलग अलग जगहों के लोग जो है वो आए हुए होते हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलेंगे। क्या? कंपनी के टाइप्स। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कंपनी के टाइप्स, तो कंपनी के टाइप्स में आपके पास याद रखिएगा 2 टाइप हो गए। एक मैंने आपको अभी बताया प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है जी। क्या फर्क है दोनों में, नीचे की तरफ देखते हुए चलेंगे। प्राइवेट कंपनी के बारे में 1956 के एक्ट के तहत प्राइवेट कंपनी से हमारा मतलब एक ऐसी कंपनी से है जिसकी दर्ज झेल खुसूसियात हैं। क्या है जी? इसमें 50 से ज्यादा मेंबरान नहीं हो सकते, पहली चीज, यानी इसकी एक लिमिट है। कंपनी के मुलाजिमीन उसमें शामिल नहीं है, तो 50 मेंबर हैं लेकिन उसके अंदर मुलाजिमीन को शामिल नहीं किया जाता, मुलाजिमीन से अलग 50 लोग हैं। खुली पेशकश के जरिए इसमें आवाम को इसके शेयर और डिबेंचर खरीदने के लिए मदऊई नहीं किया जा सकता। समझ आ गई जी बात? प्राइवेट कंपनी के अंदर जो भी शेयर या जो भी डिबेंचर जिनका भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो मार्केट के अंदर पैसा रेज करने के लिए, आप इनको मार्केट में ऐसे ही नहीं दे सकते। अगला पॉइंट उसी से रिलेटेड है, इसमें शेयर और डिबेंचर की मुंतकली नहीं होती, यानी उस पर पाबंदी है। लास्ट पॉइंट आ गया, इसमें कम से कम अदाशुदा सरमाया हसस 1 लाख रुपए है। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है जी, तो ये हो गई आपकी प्राइवेट कंपनी। दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं, नाम है पब्लिक कंपनी। अच्छा जी, आओ ये भी देख लेते हैं पब्लिक कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी का मतलब है ये आवाम को खुली पेशकश के जरिए अपने हसस और तमस्कात को कबूल करने के लिए मदऊ कर सकती है। तो यहाँ पर आप अवामुन्नास को इनवाइट कर सकते हैं कि वो आपकी कंपनी में हिस्सेदारी लें। पॉइंट नंबर 2, एक पब्लिक कंपनी करने के लिए कम से कम 7 मेंबरों की जरूरत होनी चाहिए, 7 मेंबर्स कम से कम, और ज्यादा की कोई पाबंदी नहीं है। अगला, हसस की मुंतकली पर करने पर कोई बंदिश नहीं है, यानी आप यहां पर अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें नहीं करते थे। एक पब्लिक के लिए कम से कम अदाशुदा सरमाया जो है वो 5 लाख का है, वहां पर 1 लाख का था। तो इस तरह से आप दोनों कंपनीज के अंदर फर्क को याद रखें। जब भी आपको कोई प्राइवेट कंपनी मिलेगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्राइवेट है, तो उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से। तो जब भी आप कोई भी कंपनी देखें, जब आपको पता चले कि ये कंपनी है और कंपनी के आगे आपको लिखा हो ये प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी, तो समझ जाएगा ये एक प्राइवेट कंपनी है। और अगर कोई कंपनी है जिसका नाम लिखा हुआ है और नाम के आगे लिखा हुआ है ओनली लिमिटेड LTD, तो समझ जाएगा ये एक किस्म की पब्लिक कंपनी है। रिलायंस लिमिटेड पब्लिक कंपनी, ठीक है जी। तो इस तरह से प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज के अंदर ये फर्क होता है। क्या क्या होता है? अदाशुदाना जो सरमाया है वो कितना है? प्राइवेट में 1 लाख, पब्लिक में 5 लाख। प्राइवेट कंपनी में
शेयर और डिबेंचर की मुंतकली पर पाबंदी है। पब्लिक कंपनी के अंदर उनकी मुंतकली हो सकती है। उसके अंदर कम से कम 7 मेंबर की आपको ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पर आपने बताया ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर प्राइवेट में हो सकते हैं मुलाजिमीन को हटाकर। पब्लिक में कोई कैद नहीं है कितने ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर इनका फ़र्क हो जाता है। तो 2 कंपनी आपके सामने आ गई हैं। कौन कौन सी आ गई हैं? एक प्राइवेट आपने कर ली है, ठीक है जी, एक आपने पब्लिक कर ली है। अब तीसरी कंपनी जो उसका नाम है भाई सरकारी कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी। सरकारी कंपनी। अब इसको सरकारी कंपनी किसको कहते हैं? बहुत आराम से समझिए, बहुत आराम से। प्राइवेट अपनी जगह हो गई, पब्लिक अपनी जगह हो गई। अब सरकारी कंपनी का अल्फाज आ रहा है। सरकारी कंपनी हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर कुल शेयर का जो कुल पूंजी है, जो कुल आपका सरमाया है, उसका अगर 51% से कम हिस्सा लोगों के पास और 51% या उससे ज्यादा सरकार के पास है, तो ऐसी कंपनी को हम सरकारी कंपनी कहते हैं। एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपने थोड़े थोड़े शेयर बेचने शुरू करे, ठीक है, थोड़े बेचे थोड़े बेचे थोड़े बेचे, थोड़े थोड़े बेचकर अगर उसके पास अभी भी 51% यानी आधे से थोड़ा सा ज्यादा, अगर उसके पास 51% शेयर होल्डिंग है, 51% शेयर उसके कंट्रोल में है, तो ऐसी कंपनी को सरकारी कंपनी कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। कोई कंपनी जिसमें कम से कम 51% अदाशुदा सरमाया हुकूमत के पास है, चाहे कौन सी हो, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, उसे गवर्नमेंट कंपनी के तौर पर जाना जाता है। तो कुल कंपनी का 51% किसके पास रहता है? सरकार के पास। सरकार के पास, ठीक है जी। और बचा हुआ 49% लोगों के पास, अलग अलग लोग हों कोई भी हो। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सरकारी कंपनियों में दाखिल होती हैं। जैसे आपने यहाँ पे कुछ नाम पढ़ लिए होंगे, ITI, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, एक कंपनी है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, एक कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक कंपनी है भारत पेट्रोलियम, एक कंपनी है इंडियन ऑयल। ये वो कंपनियां हैं जिनको हम सरकारी कंपनी कहते हैं। सरकारी कंपनी कहने का मतलब आप बार बार समझ लीजिए कि कुल सरमाए का 51% मुल्क की सरकार के पास है, उसको हम सरकारी कंपनी में दाखिल करते हैं। अगले पर आ जाते हैं। स्टैचुरी या कानूनी कंपनी, या कंपनी किसे कहते हैं? स्टैचुरी कंपनी। स्टैचुरी ये एक और किस्म आ गई कंपनी की, क्योंकि चैप्टर कंपनी का ही चल रहा है, तो हम किस्म किस्म की कंपनी पढ़े। स्टैचुरी कॉर्पोरेशंस भी कहते हैं हम इसको, स्टैचुरी कंपनीज कहते हैं। ये क्या है? कोई कंपनी जो पार्लियामेंट या रियासती हुकूमत के एक्ट के जरिए तख्लीक की जाती है, उसे कानूनी कंपनी के तौर पर जाना जाता है। अरे दोबारा बताओ भाई, पार्लियामेंट हाउस है, आपको पता ही है। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो पार्लियामेंट के कानून के जरिए वजूद दिया जाता है, कि पार्लियामेंट के अंदर उसका एक कानून बना और उस कानून के तहत उसका वजूद हुआ और उसको उस कानून के तहत चलाया गया, तो ऐसी बनी हुई कंपनी को स्टैचुरी कॉर्पोरेशंस कहते हैं। ये भी एक किस्म की कंपनीज की लिस्ट में यानी किस्म में दाखिल होती हैं, ठीक है जी। इनको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। पब्लिक सेक्टर में एक सरकारी कंपनी आ गई, पब्लिक सेक्टर में एक आपके पास स्टैचुरी कंपनी आ गई। स्टैचुरी कंपनी कौन सी? जो मुल्क की पार्लियामेंट के किसी कानून के जरिए वजूद या तख्लीक की जाती है, ऐसी भी होती हैं।
ऐसी भी होती हैं, हाँ जी ऐसी भी होती हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, RBI आपको पता ही है मुल्क का सेंट्रल बैंक है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरीके की स्टैचुरी कॉरपोरेशन कहलाती है। क्यों? क्योंकि RBI को पार्लियामेंट के जरिए एक कानून के जरिए तख्लीक किया गया, RBI एक्ट। दूसरा सेबी ले लीजिए, सेबी SEBI, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कि भारत के अंदर जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं उनको मैनेज करने का काम इसी बोर्ड का है। जितने भी स्टॉक खरीदे बेचे जाते हैं उनकी लिस्टिंग करना ये सब उसी का जिम्मा है। तो अब उसको भी एक खास एक्ट, सेबी एक्ट के जरिए उसको बनाया गया और उसी के जरिए उसको चलाया गया। तो इस तरह से बहुत सारी कॉरपोरेशंस हैं, LIC भी उनमें से एक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी एक किस्म की स्टैचुरी कॉरपोरेशन कहलाती है। कौन सी कंपनी हुई? जिनको पार्लियामेंट के जरिए किसी खास कानून की तख्लीक के जरिए बनाया जाता है। तो ये एक किस्म की सरकारी कंपनियों की, सरकारी मतलब वो वाली सरकारी नहीं जो अभी बताइए, सरकारी मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर आती है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के अंदर आती है। ठीक है जी। अगली कंपनी का नाम है चार्टर्ड कंपनी। इंग्लैंड के बादशाह या मुल्क के जरिए मंजूर किए गए खसूसी चार्टर्ड के तहत तख्लीक की गई कंपनी, बतौर मिसाल स्टेट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्टर्ड कंपनी मतलब इसका ताल्लुक हमारी कंपनियों से इतना खास नहीं है। चार्टर्ड कंपनी का मतलब है खासकर इंग्लैंड के जो बादशाह थे या उनके मुल्क के मंजूरी के जरिए, ठीक है जी, जैसे उन्होंने किसी कंपनी को मंजूरी दे दी, और आज तो होती ही नहीं, खैर पहले की बात है, जब इंडिया आया था कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, याद होगा आपको, अंग्रेज़ों के आने की जो शुरुआत थी यहीं से हुई थी। तो इंग्लैंड के बादशाह या उस मुल्क के ज़रिए अगर किसी कंपनी को उन्होंने मंजूरी दी है तो उसको हम चार्टर्ड कंपनीज कहते हैं। ठीक है जी। तो यानी बेसिकली बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाहर की कंपनी है जिनको उन ममालिकों से मंजूरी मिलती है। तो ये हमारे मुल्कों में और मुल्कों में भी जाते हैं। तो ऐसे ही इंडिया के अंदर इन्होंने एंटर इसी तरह करा था, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर इंडिया में घुसे थे, उसके बाद फिर घुस गए थे। गैर मुल्की कंपनी, एक कंपनी जो हिंदुस्तान के बाहर किसी मुल्क में तश्कील की गई हो और हिंदुस्तान में अपना कारोबार अमल अंजाम दे रही हो और गैर मुल्की के तौर पे जाना जाता है। बहुत आसान सी मिसाल है, ठीक है जी, बहुत आसान सी। तो इसमें बैंक है, इसमें और कंपनियां हैं, कितनी सारी कंपनियां हैं, ठीक है जी, जो अपना उस मुल्क में भी काम करती हैं, यहाँ मुल्क में भी काम करती हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है आपके सामने, ठीक है जी, एप्पल है, ठीक है जी, और माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है जी। बड़े नामों के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क से अगर देखें तो हम किसको अपनी मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे? तो टाटा है, रिलायंस है, ठीक है जी, इन्फोसिस है, ठीक है जी, ये है HCL है। ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने मुल्क के अलावा दूसरे ममालिकों में भी काम करती हैं। इनको मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, ठीक है जी, जो एक से ज्यादा मुल्क में काम कर रही हैं। अगला क्वेश्चन आया, कौन सी कंपनी हिंदुस्तानी या मुल्की कंपनी किसे कहते हैं? एक कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन इंडियन कंपनीज एक्ट के मुताबिक हुआ हो उसे हिंदुस्तानी या मुल्की कंपनी के तौर पे जाना जाता है। बहुत आसान सी मिसाल हो गई, ठीक है जी। ठीक है जी, हाँ, क्या जो भी कंपनी इंडिया की कंपनीज एक्ट के जरिए रजिस्टर्ड हुई है उन सबको हम हिंदुस्तानी कंपनी कहते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऊपर आ चुका है। एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन एक मुल्क में हो लेकिन वो और काफी दीगर ममालिकों में काम करती है, उसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालादस्त होल्डिंग और जमनी कंपनी किसे कहते हैं? सब्सिडरी कंपनी। अगर एक कंपनी दीगर कंपनी का कंट्रोल करती है तो कंट्रोल करने वाली कंपनी को होल्डिंग कंपनी, बालादस्त कंपनी के तौर पर जाना जाता है, और वो कंपनी जिस पर कंट्रोल किया जाता है उसे जमनी कंपनी कहा जाता है। भाई ये क्या चीज समझा रहे हो? भाई एक कंपनी थोड़ी होती है, एक कंपनी की बहुत सारी कंपनी होती है।
जी, एक कंपनी की एक कंपनी नहीं होती, बल्कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं। तो उसके अंदर अगर उनकी एक कंपनी बड़ी है और दूसरी कंपनीज भी हैं, तो अगर एक बड़ी कंपनी उसके अंदर मौजूद है जो छोटी कंपनी को चलाती है, तो इस किस्म के अंदर जो बड़ी कंपनी है उसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं और उसी की छोटी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। ठीक है जी। तो सब्सिडरी कंपनी बेसिकली आपकी कंपनी में से निकली हुई एक कंपनी का नाम है। तो आपने अगर एक कंपनी बनाई, ठीक है जी, और उस कंपनी बनाने के बाद आपने उसी कंपनी में से एक छोटी कंपनी और बना दी, यानी आप ही की कंपनी का हिस्सा है वो दूसरी कंपनी भी। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली कंपनी है, जो बड़ी कंपनी, उसको पेरेंट कंपनी कहते हैं और दूसरी वाली कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ एक ही कंपनी के बहुत सारी दूसरी जो कंपनीज होती हैं, और ये काम करने का तरीका है, मैं आपको अभी बता दूं, ये काम करने का तरीका है जी। बहुत सारी लार्ज कंपनीज यही करती हैं कि वो अपने साथ और दीगर कंपनीज को बनाती हैं जी। क्या कहा मैंने आपसे? बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने साथ और दीगर कंपनीज को बनाती हैं। तो जैसे आपने नाम सुना होगा जॉनसन एंड जॉनसन, ये एक इजरायली कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। इसके अपने प्रोडक्ट तो आते ही आते हैं जॉनसन एंड जॉनसन के नाम से हैं, लेकिन इसने साथ में अपने साथ 5 से 6 कंपनीज और बना रखी है, यानी इसी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में और 5 से 6 कंपनीज बनी हैं अलग अलग नामों से। ठीक है जी। जैसे एथिकॉन है, लाइफ स्कैन है, न्यूट्रोजेना है। ये किसका अब नाम अलग हो गया, आपको और मुझे क्या लग रहा है ये कोई और कंपनी होगी, लेकिन नहीं, इसकी रूट वही है, इसकी जो जड़ है वो उसी कंपनी के अंदर जाकर मिलती है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज मेरे भाई होती हैं जो एक कंपनी के अंदर होती हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनीज बनाई जाती हैं, और ये काम को करने का एक जबरदस्त तरीका है, जबरदस्त। जैसे एक कंपनी नाम सुना ही आपने, पेप्सी को, पेप्सी कंपनी सुना है ना नाम? हाँ, तो पेप्सी कंपनी एक बड़ी कंपनी हो गई। आपको नाम जो नजर आ रहा है वो पेप्सी कंपनी नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, पेप्सी को, पेप्सी कंपनी। तो आपको जो नजर आ रहा है और मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है, चलो ठीक है, इजरायली कंपनी है पेप्सी को, तो हमें क्या लगेगा, पेप्सी के नाम की जो चीजें हैं वो पेप्सी कंपनी के अंदर आती होंगी। तो हमने इसके अंदर एक कोल्ड ड्रिंक देखी जिसका नाम पेप्सी है, बहुत सालों से बिक रही है, बहुत सालों से इंडियन मार्केट को कैप्चर कर रखा था, अब तो काफी कम हो गया, बहुत कम हो गया। कोका कोला और पेप्सी, ये दो नाम सुनने में आते थे आपको। तो अब पेप्सी को कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है पेप्सी, ठीक है जी। इसी पेप्सी को कंपनी के अंदर एक और उसने सब्सिडरी यानी छोटी कंपनी बना रखी है जो पेप्सी नहीं बनाती, उसका नाम है डोरिटोस। अब ये क्या है, ये आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये एक तरीके के चिप्स होते हैं, ठीक है जी, डोरिटोस, ठीक है जी, ऐसे फ्रीटोले। तो इसने क्या करा, पेप्सी को कंपनी पेरेंट कंपनी हो गई, उसके अंदर जो पेप्सी का नाम आपको और मुझे सुनाई दे रहा है वो तो आम है कि हम समझ गए पेप्सी कंपनी है, लेकिन उसके साथ उसने और अलग अलग नाम से कुछ कंपनियां बना रखी हैं जो उसी के अंडर में आती हैं। और आप और मैं, जैसे अभी बॉयकॉट भी हो रहा था काफी हद तक, तो कई मर्तबा तो हमें जो अमूमन नाम पता थे वो तो पता थे, और जो कितने नाम ऐसे थे जो हमें पता ही नहीं थे, लेकिन वो सब इनकी सब्सिडरी कंपनीज के अंदर दाखिल हो रही थी, और हमें क्या लग रहा था कि खाली पेप्सी है। नहीं, पेप्सी के साथ उन्होंने अपनी बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनी बना रखी हैं अलग अलग नामों से, अलग अलग चीजों में। तो हमें और आपको क्या नजर आ रहा था, जो ऊपर की मेन चीज है उसको नजर आ रहा था ये है, बस ये मत खाओ, ये मत पियो। लेकिन जब हम इन डेप्थ चले तो हमें पता चला ये एक कंपनी दो कंपनी नहीं है, तो लातादाद कंपनीज हैं, और ये हर सेक्टर के अंदर हैं और हर शोबे के अंदर घुसी हुई हैं, हर शोबे और हर सेक्टर में। जब एनालाइज करा तो पता चला इस कंपनी के 4 कंपनियां और हैं छोटी छोटी, वो इन नामों से है, और किसी को पता ही नहीं वो 4 नाम क्या है या वो कौन कौन सी कंपनियां, और लोग उसको खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, और एक तरफ बॉयकॉट भी चल रहा है।
तो क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी नहीं थी तो उस वजह से आप उसको प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। जैसे मैकडी का नाम आपने सुन लिया तो मैकडी तो समझ में आ गया जी, मैकडी है, मैकडी का बॉयकॉट करो जी, ठीक है जी, इस तरह से। ऐसी पेप्सी का बॉयकॉट करा, लेकिन इसकी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं वो बेसिकली उन्हीं से ताल्लुक रखती हैं, ठीक है जी। हाँ, तो अब जैसे कोका कोला है, आपको भी पता है नाम, मुझे भी पता है, हमने बॉयकॉट करने शुरू करा, हाँ जी कोका कोला है भाई, कोका कोला नहीं पियेंगे अब से, ठीक है जी। लेकिन कोका कोला की ही कंपनी है फैंटा, कोका कोला की ही कंपनी है स्प्राइट, कोका कोला की ही कंपनी से बना हुआ है एक इंडिया में जूस आता है टेट्रा पैक में, उसको मिनट मेड कहते हैं, उन्हीं की कंपनी से बना हुआ है मॉन्स्टर। ये सब चीजें कोका कोला की सब्सिडरी कंपनीज ही हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है। आगे चलते हैं, जब इस कंपनी की इक्विटी, यहां पे एक नाम आ गया है, आपको बताऊंगा मैं बाद में क्या होता है, आम सरमाया हसस की जाहिरी कदर 50% से ज्यादा दूसरी कंपनी के जेड कंट्रोल आ जाए। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने एक कंपनी ही बनाई हो, बल्कि हो सकता है आपने आपकी अपनी कंपनी है और आपने दूसरी कंपनी के अंदर कुछ शेयर खरीदने शुरू कर दिए, करते ही कुछ खरीदे कुछ खरीदे कुछ खरीदे, और एक दिन ऐसा आया कि 50% से ज्यादा आपके पास उसके शेयर आ गए, तो याद रखिएगा आपकी के पास उस कंपनी का कंट्रोल आ जाएगा। जब दूसरी कंपनी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तकरीरी पर इख्तियार रखती है, जब ये किसी कंपनी की ज़ेली कंपनी हो जो दूसरी कंपनी की ज़ेली कंपनी हो, मिसाल के लिए कंपनी बी कंपनी ए की ज़ेली कंपनी है और कंपनी सी कंपनी बी की ज़ेली कंपनी है, तब कंपनी सी कंपनी ए की भी ज़ेली कंपनी बन जाएगी, ठीक है जी। यहां पर आकर आपको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में फर्क बताया गया है, यह आपके लिए होमवर्क भी है कि आपको इसको अच्छे से रीड करना है। वैसे फर्क हमने पढ़ लिया है, लेकिन आप यहां से रीड करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। मेंबरान की तादाद कितनी है, कम कितनी है, ज्यादा कितनी है, अदाशुदा सरमाया कितना होना चाहिए, शेयर की मुंतकली किस में हो सकती है किस में नहीं हो सकती है, सारी बातें आपको ऊपर बता दी गई हैं। फिर भी आप यहां पर अच्छे से इस फर्क को पढ़ लेंगे। अगला आ रहा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की खूबियां बताइए, ठीक है जी। जैसे खुसूसियात तो हो ही गई थी, अब उसकी खूबियों में चलते हैं। तो हमने कहा देखो जी, इसकी खूबियों के अंदर है ज्यादा वसाइल, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में मेंबरान की बड़ी तादाद है, बल्कि पब्लिक कंपनी के अंदर तो आपने तादाद इख्तियार ही नहीं है, कितनी भी हो सकती है, तो यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा मालियाती वसाइल मिलने की पूरी संभावना है। पॉइंट नंबर 2, महदूद वाजिबात, वही ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर डायरेक्टर इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया निकल जाए, छोड़ के चला जाए, डेथ हो जाए, वो कह रहा है कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी मुस्तकिल ऐसे ही चलती रहेगी। तो यह है महदूद वाजिबात, ये भी इसके फवाइद के अंदर दाखिल हैं, ठीक है जी। मुसलसल इसका अपना एक वजूद है, मुसलसल अपना एक वजूद है, मतलब ये बिल्कुल नेचुरल पर्सन तो नहीं है, लेकिन ये एक मसनूई फर्द की तरह काम करती है और इसको पूरी अपने कानूनी हैसियत है और ये उसी तरीके से काम करती है। खूबियों में बड़े पैमाने पर अमल करने के फवायद, सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी का कारोबार तंजीम की वो किस्म है जो बड़े पैमाने पर अमल के लिए पूंजी फराहम कर सकती है। आपके पास 5 किस्में थी, 5 में से सबसे बड़ी किस्म यही है, सबसे बड़े पैमाने पर ले जाने वाली यही है, जिसके अंदर आप एक बड़े पैमाने पर जाकर कारोबार कर सकते हो। और भी हैं लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं जा सकती। सियालित, शेयरों की मुंतकली की सहूलत सरमाएकारों के लिए इजाफी तरगीब के तौर पर काम करती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी के शेयरों की तिजारत स्टॉक एक्सचेंज में आसानी से की जा सकती है। अवाम शेयर खरीद सकते हैं और जब उनके पास सरमाएकारी के लिए रकम होती है और जब उन्हें रकम की ज़रूरत होती है तो अपने शेयरों को नकद रकम में तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक कंपनी अपने शेयर मार्केट में डालती है, उनको हम कौन सी मार्केट कहते हैं, स्टॉक मार्केट, जहां पर ये कंपनीज लिस्ट की जाती हैं और वहां पर ये कंपनीज रात दिन अपने शेयर्स लॉन्च करती हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूं, जरा ऐप खोलिए, कोई भी स्टॉक मार्केट की ऐप खोल दीजिए, ग्रो खोल दीजिए, एंजल वन खोल दीजिए।
अब देखिए इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर ये अलग अलग मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कंपनीज किस तरह से लिस्टेड होती है, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज है। देखिए आगे साहब, ये ग्रो है भाई। क्या ग्रो? ग्रो एक ऐप है, एक ब्रोकर की तरह काम कर रहा है आपके लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे कंपनीज हैं और यहाँ पर आप और हम लोग हैं, और हम उन कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट के रूल के मुताबिक बिना बिचौली यानी ब्रोकर के आप वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये एक बिचौली की तरह काम कर रहा है, एक ऐप है जो आपको कनेक्ट करेगी उन कंपनीज से। अब आप इस ऐप पर गए, आपने जाकर इस ऐप पर अपना अकाउंट बनाया, अब अकाउंट बनाने के बाद स्टॉक मार्केट में एंटर हो गए। अब एंटर करने के बाद अब तो बहुत डिफरेंट ऐप्स आ गई। पहले ये ऐप्स नहीं होती थी तो लोगों को फिजिकली मार्केट जाना पड़ता था और वहां जाकर खरीद फरोख्त करनी पड़ती थी। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पर लैपटॉप पर आप अपने काम कर सकती हो। तो इस पर ऐप पर आपने अपनी लॉगिन आईडी बनाई और बनाने के बाद अब आप मार्केट को एक्सप्लोर करोगे। एक्सप्लोर करने का मतलब इसमें मार्केट देखोगे तो यहाँ पर ये आपके सामने लिखा हुआ है निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और आगे और भी है। इनके ऊपर लिखा है इंडाइसेस। इसका मतलब ये है ये कुछ कंपनियों का मजमुआ है जो कंपनियों के उतार चढ़ाव को बता रहा है। दोबारा बताओ। जैसे यहाँ लिखा हुआ बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी कुछ बैंकों की कंपनीज का मजमुआ है जो कंपनी जो बैंक निफ्टी के अंदर देखो नाम देख लो, बैंक निफ्टी 52,000, ठीक है जी, यहाँ पे सब आ गया। तो ये बैंक निफ्टी जो है ये आपके सामने है, ये पूरा आपके सामने जो जिग बना हुआ आ रहा है, ये शेयर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव है जो काफी मर्तबा आप लोगों ने देखे होंगे कि देखो जी दिन की शुरुआत में इतना था, फिर इतने बजे इतना हुआ, फिर इतने बजे इतना हुआ, फिर ये मार्केट यहाँ पर गिरी, क्रैश हो गई बहुत ज्यादा, फिर इसके बाद ये थोड़ी सी उठी, फिर इतनी बड़ी, इस तरह से बढ़ना घटना चलता है। आप इसको जो है कैंडल्स कहते हैं हम, इससे आप इसका पता लगा सकते हो, ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है, अब जैसे मैंने आपसे कहा बैंक निफ्टी, तो ये बैंक निफ्टी क्या है, मैंने कहा बैंक निफ्टी बहुत सारे बैंकों का मजमुआ है। जैसे शॉर्ट में आपको पता लगाना है कि जो भारत के जो बैंक्स हैं उनकी स्टॉक में वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, मार्केट उठ रही है, गिर रही है, तो आप हर बैंक का शेयर ना भी देखो तो बैंक निफ्टी से पता लगा सकते हो कि गिर रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो अब बैंक निफ्टी से आपको पता लग गया। अब बैंक निफ्टी में कंपनी देखो कौन कौन सी है, एचडीएफसी बैंक नाम सुना होगा आपने, आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और बहुत सारे बैंक है जिनको मिलाकर बैंक निफ्टी बनता है। तो बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ एरो दिखा रहा है, इसका मतलब इंडिया के जो बैंक्स हैं, जो हमारे अपने बैंक हैं, उनकी वैल्यू गिर रही है शेयर मार्केट में, ठीक है जी, और ये बढ़ रहे हैं तो बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ एक्सप्लोर के अंदर यहाँ देखिए आपको बेसिक कंपनीज उठानी है, तो आपने नाम सुना होगा अडानी, तो नाम आपने कॉमनली सुना ही होगा, अडानी एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2158 रुपए का इसका शेयर है, -99.05 का मतलब है 99 रुपए इसका शेयर गिर चुका है अभी, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जा सकते हो अलग अलग जगहों पर। ये आपके सामने बहुत सारे कंपनीज के शेयर हैं, इंडियन कंपनीज भी हैं, फॉरेन कंपनीज भी हैं, वेदांता है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बैंक है, अडानी के बहुत सारे शेयर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये ऐप का भी काम होता है। पहले आपको बहुत वक्त लगता था हर चीज के अंदर, अब ऐप आपको काफी सहूलत करके दे रही है, बल्कि ये भी बता रही होगी, ऊपर हाईलाइट कर रही होगी इस बार के लूजर्स कौन है, यानी आज के दिन कौन कौन सी कंपनी जिनके शेयर काफी गिरे हैं और आज की कंपनी में कौन कौन है जिन्होंने काफी गेन करा है। ये एनालिसिस आपके लिए इसलिए होते हैं क्योंकि आप थोड़ा सा सेलेक्ट कर पाओगे हमें क्या करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये 3.65 प्लस में लिखा हुआ है, प्लस का मतलब 3.5 रुपए आज इसकी वैल्यू बढ़ी है, ठीक है जी, यानी जब ये स्टार्ट हुई थी उससे उसकी 3-3.5 रुपए वैल्यू अप चल रही है। ऐसी लाल वाले निशान आपको डाउन दिखाते हैं और ग्रीन वाले निशान आपको अप शो करते हैं। तो इस तरह से ये चीज होती है, ठीक है जी। तो इस तरह से ग्रो ऐप है, और भी बहुत सारी किस्म की ऐप है जहां से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो वापस आ जाते हैं आप।
अगला है पेशा वाराना मैनेजमेंट। मैंने आपको बता दिया था कंपनी के लिए कोई ऐसा नहीं होता जैसे सोल प्रोप्राइटर में होता है, तुम ही मालिक हो, तुम ही मैनेजमेंट करोगे। वो कह रहा है कंपनी में ऐसा नहीं होता, हमें इसके अंदर खास मैनेजमेंट कमेटी की जरूरत होती है जो पूरी कंपनी को मैनेज करेगी। तो उसके अंदर अलग अलग किस्म के, अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग काबिलियत के साथ आते हैं, फिर वो मिलकर एक कमिटी डिसाइड करते हैं। तो कंपनी के अंदर ये जितना भी होता है, इतना बड़ा जो कारोबार होता है तंजीम का, उसके लिए हमें प्रोफेशनल मैनेजरों की जरूरत पड़ती है और उसके लिए हम उन्हीं का एक कमिटी बनाते हैं जो मैनेजर इनको पूरा मैनेज करते हैं। ठीक है जी। तहकीक और तरक्की, एक कंपनी आमतौर पर पैदावार, डिजाइनिंग, इख्तरा, नए प्रोडक्ट की बेहतरी अमलकारी के क्वालिटी के लिए और स्टाफ की तरबियत के नए तरीके वाजे करने के लिए तहकीक और तरक्की पर काफ़ी रकम लगाती है। इसको क्या बोलते हैं हम? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और कंपनी की खासियत होती है ये कंपनियां वो नहीं होती जैसे बिल्कुल एक दुकान है कि आपने पिछले 10 साल से वही दुकान उसी तरह सुबह खोलना, उसी तरह शाम को बंद करना, वो नहीं। बल्कि कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्चा करती रहती है, अपने मुलाजिमीन की तरक्की के लिए भी खर्चा करती रहती है, उनको नई नई चीज़ें सिखाने में खर्च करती रहती है और नए नए प्रोडक्ट और नए नए मार्केट में चीज़ें लाने की कोशिश करती रहती है। आखिर में लिखा हुआ है टैक्स का एक फ़ायदा। अगरचे कंपनी को कोई पूंजी शरह पर टैक्स अदा करना होता है, लेकिन अपने टैक्स के बोझ को कम करने में इनकम टैक्स एक्ट के तहत वो बहुत सी टैक्स रियायतें पा सकता है। लेकिन ये टैक्सेशन वाला पार्ट हो गया है, तो यहाँ पर वो आपको कोई अकाउंटेंट या कोई लीगल जो भी पर्सन होगा वो आपको बता पाएगा कि कंपनीज के अंदर कौन कौन से टैक्स है जिसके अंदर आपको रियायत मिल सकती है। अगला टॉपिक आ जाता है कंपनी के हुदूद बताइए। तो हुदूद के अंदर आपने सबसे पहला पॉइंट बताया मुश्किल तश्कील, आसान नहीं है इसको बनाना। क्यों आसान नहीं है? आपके सामने है, क्योंकि इसके अंदर कानूनी कार्यवाही बहुत ज्यादा होती। आसान पॉइंट है बिल्कुल। दूसरे पर आ गए आप, एक ग्रुप के जरिए कंट्रोल, खुसूसन पूरी बड़ी कंपनी एक ग्रुप के जरिए चलाई जाती है जिनको डायरेक्टर्स कहते हैं। तो कह रहा है कहीं ना कहीं ये भी एक हुदूद है कि नजरियाती तौर पर देखा जाए तो कंपनी है सबकी, लेकिन खुसूसन कुछ ही लोग उसको चलाते हैं, तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ जाती है। जायद हुकूमती कंट्रोल, कहीं ना कहीं आप ये चीज महसूस करेंगे और बिजनेस की शक्लों के जरिए ये वाली तंजीम जो होती है कंपनी, इसके अंदर हमारी जो सियासत होती है वो बहुत ज़्यादा शामिल होती है, देख लीजिएगा आप। और स्टॉक मार्केट के अंदर तो बहुत बड़ा होता है, सुना भी होगा आपने। अगर कोई भी मतलब अभी जैसे कुछ नहीं अभी आपके सामने महाराष्ट्र के रिजल्ट आए कल या परसों, तो महाराष्ट्र के रिजल्ट आने के बाद स्टॉक मार्केट अप भागी। इन कंपनीज पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी हद तक होती है, यानी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, पॉलिटिक्स के अंदर चेंजेस आना, उसकी वजह से इन मार्केट्स पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, हार का, जीत का, हर चीज़ का। ठीक है जी। तो हुकूमती कंट्रोल इसके अंदर काफ़ी हद तक है, कवानीन भी काफ़ी भारी होते हैं, हर वक्त इनकी निगरानी रखते हैं। फैसले साजी में ताखीर कई मरतबा, क्योंकि कंपनी है, एक अकेला इंसान तो चला नहीं रहा, पूरे डायरेक्टर मिलके चला रहे हैं, आपस में कंसल्टेशंस होती हैं, सजेशंस होते हैं, मशवरे किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डिसीजन के अंदर ताखीर होती ही होती है। राजदारी में कई बार कमी, यानी पब्लिक कंपनी के केस में तो आप कह सकते हो राजदारी नहीं रहती, प्राइवेट कंपनी में कह सकते हो रहती है। प्राइवेट कंपनी को ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी पूरी स्टेटमेंट पब्लिश करे, क्योंकि वो आपसे शेयर थोड़ी ले रही है, वो आपको अपने शेयर दे ही नहीं रही, तो वो अपने सीक्रेट रख सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी, क्योंकि अब मुझसे कह रही है भाई आप कंपनी के हमारे शेयर खरीदने चाहोगे, तो मैं आपसे कहूंगा लाओ जी अपनी कंपनी के बारे में बताओ, तो आप मुझे अपने पिछले साल का प्रॉफिट भी दिखाओगे, पिछले साल के खर्चे भी दिखाओगे, पिछले साल की आमदनी कितनी हुई है, इनकम वो भी दिखाओगे, कितना रिटर्न आया वो भी दिखाओगे, पिछले साल आपने कितना पैसा कमाया वो भी दिखाओगे, सब चीजें दिखाओगे, तो वहां कहीं ना कहीं सीक्रेसी खत्म हो जाती है। और लास्ट पॉइंट है हुदूद में समाजी बुराइयां। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बड़े पैमाने की कारोबारी तंजीम है जिसमें काफ़ी वसाइल की ज़रूरत होती है, इससे उन्हें इक़्तिदार भी हासिल होता है। ऐसे इक़्तिदार के नाजायज़ इस्तेमाल से समाज में गैर सेहतमंद कैफियत पैदा हो जाती है, क्योंकि सही बात है आप कंपनी के अंदर हिस्सेदार हो और कंपनी के अंदर काफ़ी लोग हैं जिन्होंने हिस्सेदारी ली है, तो अगर आपने उन वसाइलों का सही इस्तेमाल नहीं करा, आपकी कंपनी नुकसान में ज़्यादा जाने लगी, इसकी वजह से आपको समाजी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है। यानी समाज भी कहता है कि देखो कैसी कंपनी थी, हमने इसके अंदर पैसा भी इन्वेस्ट करा, इन्होंने सही से पैसे का इस्तेमाल नहीं करा, काम को सही से करा नहीं, तभी तो कंपनी डूब गई।
तो यहाँ पर आकर हमारा टॉपिक आज का क्लोज होता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। तो थोड़ी सी तवज्जो रखिए, इस चैप्टर के अंदर आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या है, कंपनी और कंपनी की किस्में। कंपनी की किस्में में प्राइवेट पब्लिक आपने फिर भी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके अंदर सरकारी कंपनी, स्टैचुरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ये सब छोटी छोटी सी तारीफें हैं जो आपको पढ़नी है, मिसाल यानी एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद आपने कंपनी की खुसूसियात, उसके हुदूद और उसकी खूबियाँ पढ़ी हैं। ये सब चीज़ें आपने उसके अंदर पढ़ी हैं, इतना आपको पढ़ के रखना है नेक्स्ट क्लास के लिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।